नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा को। स्पेसिफिकली एमपीएसआई और जितनी भी वनडे एग्ज़ाम्स होती है उसमें जो हिंदी आती है उन्हीं एग्ज़ाम को हम पॉइंट में लेके हिंदी पढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो सिंपल चीज़ है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा का परिचय। मेरा नाम है विवेक और शुरू करते हैं हिंदी भाषा का परिचय। देखिए, हम पढ़ेंगे भाषा। तो भाषा का अध्ययन कैसे किया जाता है? देखिए, भाषा का अध्ययन करने की 4 यूनिट होती है, 4 इकाई होती है। उन चारों यूनिट को पढ़ लो तो आप कोई भी भाषा पढ़ सकते हो। तो हम वही देखने जा रहे हैं। तो हमारी अगली स्लाइड है भाषा का अध्ययन। ये रही वो 4 यूनिट। पहली है इसमें से ध्वनि। ध्वनि जिसको हम साउंड कहते हैं। तो हिंदी भाषा में भी कुछ ध्वनि होती है, उनकी व्यवस्था मतलब किस किस ध्वनि को क्या बोला जाता है वो सब आती है ध्वनि व्यवस्था के अंदर। उसके बाद जो दूसरी आती है उसको बोलते हैं शब्द या वर्ड। मतलब इन्हीं ध्वनि से कुछ शब्द बनते हैं जिनका कुछ मतलब होता है, मतलब कुछ मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं, उनको शब्द कहते हैं। व्याकरणिक संरचना में आएगी वो शब्द को कहाँ रख के क्या बोला जाता है। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश में होता है। मतलब पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, राम ईट्स मैंगो, समथिंग लाइक दैट। वैसे भी उसी प्रकार से हिंदी भाषा का भी एक ग्रामर होता है, उसको हम ग्रामर में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है उसकी स्क्रिप्ट या लिपि। स्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे, देखेंगे देवनागरी। ये स्क्रिप्ट है, लिपि है हिंदी भाषा की। उसी प्रकार से ये मैंने देवनागरी लिपि में लिखा है और ये मैंने लिखा है रोमन में। और इसको इसी को अगर इसी देवनागरी को रोमन में लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा ऐसा, देवनागरी। तो ये होती है लिपि। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अब देखते हैं हम ध्वनि से। देखिए, हिंदी भाषा में कुल मिला के 59 ध्वनियाँ स्वीकार की गई हैं। इतनी ध्वनियाँ है तो हिंदी, कम से कम आप ये मान सकते हैं कि दुनिया की सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में से एक हिंदी हो सकती है। क्योंकि इसमें विश्व में जितनी भी भाषा में जो ध्वनियाँ चलती है वो सब आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो इन्हीं ध्वनियों को 3 भागों में हमने वर्गीकृत किया है, जिनको हम बोलते हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो हम देखेंगे स्वर को। स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है। बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चारण। तो ये किनका होता है? ये स्वर का होता है। अब इन्हीं स्वर को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर में ऐसे स्वर आएंगे जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता, मतलब जो बिल्कुल मूल हो गए, मतलब इनको आप और तोड़ नहीं सकते। ये है संख्या में 4, जो है अ, उसके बाद ई, उसके बाद उ, उसके बाद ये ऋषि का। ये 4 हो गए मूल स्वर। दूसरे स्वर होंगे दीर्घ स्वर। ये भी संख्या में 4 है। ये ऐसे स्वर होते हैं जो एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने से बनते हैं। मतलब एक मूल स्वर है अगर अ, उसमें अगर अ जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा आ। आ एक दीर्घ स्वर हो गया। दूसरा उसी प्रकार से ई को अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा बड़ा ई मिलेगा। उसी प्रकार से बड़ा ओ मिलेगा। और उसी प्रकार से ऋषि का जोड़ेंगे तो उसमें इस प्रकार का हमको एक बड़ा ऋषि का मिलेगा। ठीक है, ये भी संख्या में 4 होते हैं। ये 3 बार होता है। उसके बाद में जो तीसरे प्रकार के जो स्वर होते हैं उनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। ये भी संख्या में 4 होते हैं। ये ऐसे दीर्घ स्वर होते हैं, ये भी स्वयं में दीर्घ स्वर ही होते हैं, परंतु ये ऐसे दीर्घ स्वर होते हैं जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं।
जैसे ए, ये बनता है अ प्लस ई से, उसी प्रकार से एक आएगा बड़ा ए, ये बनेगा ए, सॉरी, ये बनेगा अ प्लस ए से बनेगा, ये बनेगा अ प्लस ए, ए बड़ा ए, ठीक है। उसी प्रकार से ओ, ये बनेगा अ प्लस ऊ से, फिर बनेगा बड़ा ओ, ये बनेगा अ प्लस ओ से। तो हमने कुल मिला के स्वर देखे, जो संख्या में है 12, वो फर्दर डिवाइडेड है चार चार के ग्रुप में, चार मूल स्वर, चार दीर्घ स्वर, और हमने देखे चार संयुक्त स्वर। अब हम देखेंगे व्यंजन और उसके भेद। जैसे अभी हमने स्वर देखा, उसी प्रकार से व्यंजन भी एक प्रकार की ध्वनियाँ ही होती है। व्यंजन एक ऐसी ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण के लिए अन्य की सहायता लेनी पड़ती, मतलब स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनको बोलते हैं व्यंजन। कभी कभी एक लाइन ही क्वेश्चन के रूप में आ जाती है। तो हमने व्यंजन समझा, व्यंजन क्या होता है, ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेना पड़ती है, बिना स्वर के व्यंजन पूर्ण नहीं होते। उसी प्रकार से हिंदी में कुल मिला के जो व्यंजन है उनकी संख्या है 45 हिंदी के अंदर। पर इनका वर्गीकरण हमने अलग अलग आधारों पे किया है, तो हम वर्गीकरण देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अवरोध के आधार पर, अवरोध मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम कैसे समझ सकते हैं, अवरोध मतलब रोकना। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैंने बीच में अवरोध उत्पन्न कर दिया, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो ध्वनि अवरोध के आधार पर उत्पन्न होगी। तो ऐसी होती है। एक उसमें आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में ऐसे ऐसे व्यंजन आते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का बिल्कुल सेंटर होता है। मतलब ये अगर स्वर है तो उतना ही अगर व्यंजन मिला, तो ये इससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी उनको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। ये स्वर, ये व्यंजन, तो ये अंतस्थ व्यंजन बनेंगे। अंतस्थ व्यंजन जो है वो भी संख्या में 4 होते हैं। तो कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? य, र, ल और व। इसमें ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। पर इन्हीं य, र और ल और व, इनमें से जो दो है य और व, इन दोनों को साथ में बोलते हैं। अगर इनको इस और अच्छे से समझे तो इनको बोलते हैं अर्धस्वर। कौन है अर्धस्वर? य और व। य और व को अर्धस्वर बोला जाता है। इसलिए अर्धस्वर बोला जाता है कि इनको बोलने में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हम स्वर ही बोल रहे हैं, इस पर होते ही व्यंजन है य और व। अब दूसरे आते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण में विशेष रूप से जो आपकी सांस होती है उससे घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है, ये घर्षण कैसे उत्पन्न होता है? जीभ और होठ के पास में आने से ये स्वर उत्पन्न होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल है श, शलजम का। दूसरा होता है षटकोण का। और आता है सांप का। और हल का। इन सभी को अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो आपके जो जीभ और आपके जो होठ है ये दोनों बहुत पास आके फिर इसमें से ध्वनि और हवा निकलेगी जो गर्म होगी। तो इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ये भी संख्या में 4 होते हैं। फिर हम आते हैं तीसरे प्रकार के व्यंजन पे, जिनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का जो उच्चारण होता है उसमें जीभ और निचला होठ को स्पर्श हो जाते हैं, मतलब टच हो जाते हैं। इसमें टच नहीं होते, पर इसमें टच हो जाता है। कौन कौन से? आपकी जो जीभ है और होठ का निचला सिरा, बॉटम, ये दोनों टच होके तो आप बोलोगे स्पर्श व्यंजन। ये हवा ऐसे रोकती है बोलने में, तो इनको
इनके उच्चारण के आधार पर इन्हीं को है ना फर्दर 5 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन जिनको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। उसमें से आएगा क वर्ण, इसमें आएगा क, ख, ग, घ और ड। उसी प्रकार से आएगा च, फिर होगा आपका ट, फिर त, फिर प। तो ये एक प्रकार से वर्णमाला ही हो गई पूरी। च में होगा च, फिर छ, फिर ज, फिर झ, फिर ञ। ये ऐसे लिखते हैं इसको, ये काट के लिख देता हूँ। हाँ, फिर ट, ठ, ड, ड और ड़। फिर त, थ, द, ध, न। फिर प, प, ब, ब और म। इनमें थोड़ा सा अगर और अच्छे से समझे तो कहीं ना कहीं ये 2 शब्द है, इनको तो हम ये वापिस आएंगे अपभ्रंश के रूप में, तब हम इनको और देखेंगे। तो कुल मिला के इनकी संख्या कितनी हो गई? ये हो गए आपके 25। 25 कैसे? ये हो गए आपके 25, ऐसे हो गए 5 इंटू 5, ये 25 हो गए। इसके पहले अभी हमने देखे थे व्यंजन, और कौन कौन से थे हमने देखे थे अभी? अंतस्थ व्यंजन जो संख्या में 4 थे। उसके बाद हमने देखे थे संघर्षी व्यंजन जो संख्या में 4 थे, ऊष्मी व्यंजन। उसके बाद हमने देखे स्पर्श व्यंजन जो संख्या में थे 25। तो इनको आप जोड़ोगे तो आपको कितने व्यंजन मिलेंगे? 25 और ये तो 33। 33 व्यंजन तो ये हो गए। इसके अलावा और व्यंजन देखते हैं। उसके अलावा मराठी से एक और व्यंजन लिया गया है, वो ऐसा होता है, ल रहता है, उसको ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके एक तो ये मराठी से हो गया। फिर उसके बाद में जो मैंने आपको बोला था अपभ्रंश से, अपभ्रंश क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। आप इतना देखिए कि अपभ्रंश से 2 व्यंजन और लिए हैं, जो है ड जिसके नीचे बिंदी है, और ड जिसके नीचे बिंदी है, ये ऐसा होता है ड ड। ठीक है, और इसको और सही से लिख देता हूँ मैं। ये अपभ्रंश लिए गए हैं। उसके बाद में फारसी से हमने लिया है, कोई भी व्यंजन होता है उसके नीचे ऐसा नुक्ता लगा दिया जाता है, ऐसा। ठीक है, तो ये कुल मिला के बस 5 के साथ ही लगता है, सब हर किसी के साथ नहीं लगता। क, ख, ग और ज और प के साथ में लगता है। क, ख, ग, ज और प। ये फारसी के 5 हो गए, तो 33, और ये हो गया 34, 35, 36, 36 और 5 41। 41 ये हो गए। उसके बाद इन 41 के अलावा फिर आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संख्या में होते 4। ये है श क्षत्रिय का, त्रिशूल का, उसके बाद ग ज्ञानी का, फिर श श्रमिक का। तो 41 प्लस 4 बराबर हो गए 45। तो आपके हो गए व्यंजन 45। उसके बाद में इन्हीं व्यंजनों को अगर उच्चारण के हिसाब से देखा जाए तो इनको उच्चारण के हिसाब से भी अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। कंठ के आधार पर, जो कंठ से निकलते हैं, ताल के आधार पर, दंत के आधार पर, होठ के आधार पर, मूर्धन्य के आधार पर। इनका इस ये वाला भी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क वर्ण तो पूरा क से आएगा, क ख ग घ ड़, और एक आएगा इसमें ह आएगा ह। ताल से जो निकलेगा च वर्ण पूरा आएगा, उसके अलावा इसमें आएगा य और श, ये ताल से निकला। दंत से आएगा त वर्ण पूरा आएगा, त वर्ण पूरा आएगा, उसके अलावा त थ द ध न ल स, इसमें आएगा आपका ल और स। होठ से प वर्ण पूरा आएगा, प वर्ण के अलावा इसमें आएगा व, और मूर्धन्य से
ट वर्ण पूरा आएगा और उसके अलावा आएंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश कौन से? ड, ड ये दोनों, और उसके अलावा आएगा र, उसके अलावा आएगा श। ये सब मूर्धन्य से निकले गए। तो हमने व्यंजनों के वर्गीकरण देखे। अब हम देखेंगे व्यंजनों के और वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो में।